दिस इज इमारा एंड दिस इज माय शो प्योर हिस्ट्री। आज का शो शुरू करने से पहले एक खूबसूरत शेर अर्ज करना चाहूंगी। मोनालिसा फरमाइए प्लीज। उजालों उजालों अपने यादों को हमारे साथ, उजालों अपनी यादों को हमारे साथ रहने दो, ना जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। तो ये शेर इसलिए मैं पढ़ रही हूँ कि आज का शो जो है दुनिया की एक ऐसी कम्युनिटी है, ऐसे लोगों के बारे में है जो पूरी दुनिया में आतंक फैला के रखा था। यानी ये एक ऐसी कम्युनिटी थी जो खाना बोदोश थी, बार बार जाती थी, जंगली जिसको बोलते हैं, जंगली वहशी, और जिनका काम था बस यहाँ से वहां भटकना, लूटना और अपनी जगह को एस्टेब्लिश करना। तो ये आप समझेंगे कि मैं चंगेज खां के बारे में, इन लोगों के बारे में बात कर रही हूँ। ये तो बहुत दिनों की बात की कहानी है। चंगेज खां के ही आप इनको वंशज कह सकते हैं। बहुत पुरानी बात है। मैं बात करूंगी आज 200 बीसी से लेके 405 एडी के बीच की बात है। तो जब इन लोगों का इनकी शुरुआत हो रही थी, एक ऐसे लोग जो पूरे दुनिया में, यानी ये गोरे भी थे, काले नहीं थे, गोरे थे, और पूरी दुनिया में आतंक फैला के रखा था। एक ऐसी कम्युनिटी थी। इतिहास में इनको जो है एक बार्बर जाति की संज्ञा दी गई है। तो सबसे पहले मैं एक कहानी सुनाऊंगी, उसके बाद मैं इतिहास बताऊंगी। यही सच्ची कहानी है। ये कहानी कश्मीर की है। कहानी कश्मीर की है। जब कश्मीर में एक राजा हुआ करता था, तो राजा जब किसी आक्रमण के लिए कहीं पे वो जा रहा था, तो जाने के बाद उस जंग में जो है एक हाथी जो है, बहुत ऊंची पहाड़ी थी वहां पे, वैली, तो काफी ऊंची पहाड़ी से एक हाथी नीचे गिर गया। जब वो हाथी नीचे गिर गया तो उसके जो चोट लगी हाथी को, उसके कर्राने की आवाज आई, बहुत भयानक, बहुत तेज। तो उस राजा ने उसकी आवाज सुनी और उसकी आवाज उसे इतनी मनमोहक लगी, इतनी मनमोहक लगी कि वो उसने कहा कि भाई और हाथियों को गिराया जाए। यानी इससे उसकी कट्टरता जाहिर होती है कि वो कितना बेरहम होगा, कितना जालिम होगा। क्योंकि वो तो एक हाथी अगर नीचे गिरा तो उसकी कर्राहट की आवाज उसे मनमोहक लगी, और उसने कम से कम 100 हाथियों को ऊपर से नीचे फेंकवा दिया। और उसकी आवाजें सुनी और उसे बड़ा आनंद आया और बहुत खुशी हुई कि उसकी आवाज इतनी विचित्र थी, वो हाथियों की आवाज। तो ये राजा कौन था? ये राजा का जिक्र आता है एक कल्हन, बहुत बड़े आप हिस्टोरियन कहें, राइटर कहें आप इनको। इन्होंने, अगर कश्मीर का इतिहास आपको जानना है कश्मीर का, तो कल्हन की एक किताब है राज तरंगिनी। उस किताब में जो है सबके बारे में जिक्र है। उसी किताब में इस राजा का नाम है मिहिरकुल। ये हूनों का राजा था, हून। और हून क्या थे? तो जैसा आप लोग जानते हैं कि भारत जो है, भारत में जो है असली जो लोग हैं यहाँ के, वो सिर्फ द्रविडियंस ही हैं। बाकी सारी कम्युनिटी जो है बाहर से ही आई है। यानी जो असली इंडियन है वो द्रविडियंस ही हैं। तो बहुत सारे लोग आए, जैसे इंडो ग्रीक आया, यूनान, ये सब आए। उसके बाद बैक्टीरियन, उसके बाद शक, कुषाण, बहुत सारी कम्युनिटी आई। उसी में एक हून है। तो इसी के बारे में आज मैं बात करने जा रही हूँ कि इसको क्या कहते हैं, उनकी कम्युनिटी क्या है, और कैसे ये हून जो है पूरे दुनिया में फैला, इनका इतिहास क्या है, और भारत में ये कैसे आया, और भारत में उस वक्त किसका राज था। क्योंकि पूरे दुनिया में जो है सब अलग अलग कम्युनिटी थी, और ये ना हिंदू थे ना मुस्लिम थे, क्योंकि इस्लाम का उदय तो 700 ईस्वी में हुआ है। और ये मैं आज बात करने जा रही हूँ 200 बीसी से 450 एडी के बीच की बात करने जा रही हूँ। तो इन हूनों के बारे में बात करने जा रही हूँ कि आखिर ये थे कौन। इतिहासकारों ने उनके बारे में ऐसी ऐसी बातें लिखी है कि उनको समझना एक बार में बहुत मुश्किल है कि भाई इनका कैरेक्टर क्या था, इनका व्यक्तित्व क्या था, या अच्छे थे या बुरे थे या नहीं थे, कौन थे ये। तो इतिहासकारों ने इनके बारे में बहुत सारी बातें लिखी है और इनको कई प्रकार में बांटा है। जैसे इनके बहुत सारे प्रकार हैं कि कितने प्रकार ये हून हुआ करते थे। जैसे अल्कोन हून, किडेरिटाज हून, हेपेथैलिटीज हून, नेजाक हून,
हराहूनज और अलाखाना हून्स और वाक्सन हून, ये सब इनके प्रकार हैं। तो मैं बात करने जा रही हूं जैसे कि हून के बारे में। तो इनको कहा जाता है कि ये मंगोल ही थे, यानी कि ये जो है जब भारत में तो बहुत सारे इन्वेडर्स आए और इन्वेडर्स आ करके अपने अपनी चीजों को यहाँ एस्टेब्लिश कर रहे थे। आक्रमण जब हुआ था बहुत पहले पर्शिया का आक्रमण हुआ था, उसके बाद फिर अलेक्जेंडर आया, उसके साथ बहुत सारे लोग आए थे। तो उसी में जैसे सबसे पहला आक्रमण भारत पे हुआ इंडो ग्रीक का, यूनानी थे ये बैक्टीरियन, उसके बाद स्पर्थियंस और उसके बाद ये कुशान। तो ये लोग सब वहीं से निकले हैं। और ये जो हून थे इनको कहा जाता है शक, जैसे शक जो थे उन्हीं में से निकले थे सीथियंस, और सीथियंस जो थे इन्हीं की एक प्रजाति है, उन्हीं में से ये लोग बढ़ते गए थे। तो इनकी शुरुआत होती है 2 सेंचुरी बीसी से, यानी 2 सेंचुरी बीसी या 200 बीसी। तो ये लोग जो है मेन जो है सेंट्रल एशिया में रहा करते थे। सेंट्रल एशिया में इनका जमावड़ा था, वहीं पे ये लोग रहते थे, खाना बदोश जिंदगी थी इनकी। और वहीं वो अगल बगल के लोगों में जाकर मारते, लूटते, उनकी जगहों पे कब्जा करते और बहुत बार बार जाती थी। तो फिर क्या होता है कि फिर ये जो हून जो है ये 2 भागों में बढ़ जाता है, 2 भागों में बढ़ जाता है। आधे जो हून जो है वो रशिया की तरफ चले जाते हैं, और रशिया में जो वोल्गा रिवर है वहां पे ये चले जाते हैं, वहां जाके सब बस जाते हैं। और आधे जो हून है वो इधर आ जाते हैं ऑक्सस वैली की तरफ। ऑक्सस वैली यानी ये पर्शिया ईरान की तरफ आ जाते हैं, और ईरान में आने के बाद ये यहाँ पे बसते हैं। तो जितने भी जो भारत में जो जितने हूनों ने आक्रमण किया, वो हून जो थे वो पर्शिया से आए थे, यानी ईरान से आए थे, ये ऑक्सस वैली से आए थे, और वहां से ये आगे की तरफ ये बढ़ रहे थे। तो उसके बाद जो है ये भारत में आए, भारत में आक्रमण किया। तो धीरे धीरे ये बढ़े। सबसे पहले इन लोगों ने सिंध पे कब्जा किया, और क्योंकि बगल में ही था, जैसे सिंध, पंजाब, अफगानिस्तान, ये सब चीजों पे ये कब्जा करते आए। और करने के बाद जो है ये जो भारत में आए तो इनको कहते हैं एपेथेलिटिस व्हाइट हून, यानी इनको ये गोरे थे, सफेद सफेद थे, ये हून थे, इनकी प्रजाति थी, ये भारत में आए। तो जब ये भारत में आए उस वक्त जो है गुप्ता वंश भारत में चल रहा था, गुप्त वंश। और गुप्त वंश आप लोगों को पता होगा कि गुप्त वंश में जो है हमारा भारत जो है गोल्डन एज, सोने की चिड़िया, स्वर्ण युग कहलाता था, गोल्डन एज। तो उस जमाने में ये भारत पे आए और सब तरफ पे धीरे धीरे ये कब्जा करने लगे। लेकिन जब ये उत्तर भारत की तरफ बढ़े तो उस वक्त जो है कुमार गुप्त का शासन था, और कुमार गुप्त जिसने नालंदा यूनिवर्सिटी बनाई है, तो ये लोग उस वक्त बहुत मजबूत थे। उसके बाद फिर जो है इनका बेटा स्कंद गुप्त था, वो भी काफी मजबूत था। तो जब इन लोगों ने, इनका जो मेन लीडर था तोड़मान इन राजा का नाम था, इसने जो भारत पे आक्रमण किया, और इसकी जो है जो लड़ाई जो है वो हुई स्कंद गुप्त से। इसने तो हर जगह पे कब्जा कर लिया था, उत्तर भारत में गुप्त वंश का शासन था। तो तोड़मान से जब झगड़ा हुआ स्कंद गुप्त का, तो उन लोगों ने तोड़मान को वहां से बुरी तरीके से मार के भगाया, यानी वो जीत नहीं पाए। और स्कंद गुप्त जो है बहुत शक्तिशाली राजा था, और एक बार नहीं 2 बार उसने पूरे भारत से हूनों को खदेड़ रहा था वो। यानी अगर ऐसा पूछा जाए कि भारत में किसने खदेड़ा हूनों को, तो एक तो स्कंद गुप्त है, और दूसरा जो है दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन खिलजी, इसने चुन चुन के हूनों को मारा था और भारत पे रहने नहीं दिया था, और हूनों को यहाँ से खदेड़ दिया था। तो ये ऐसे शासकों का नाम है जिसने हूनों को यहाँ पे रहने नहीं दिया। तो फिर जो है ये पंजाब की तरफ बढ़ा तोड़मान, और पंजाब की तरफ जाकर पंजाब पे कब्जा किया। फिर ये मध्य प्रदेश मालवा की तरफ गया, और मालवा की तरफ जा करके इसने जो है वहां पे लड़ाई हुई इसकी। फिर कश्मीर की तरफ गया। तो ये जो है चारों तरफ हिम्मत नहीं हार रहा था तोड़मान। तो ये जो है इसको हूनों का पहला राजा कहा जाता है, और इसका जिक्र इतिहास में है। और जैसे मैंने कहा कि राज तरंगिनी बुक के अंदर है। इसके अलावा हुएन सॉन्ग जो चाइनीज ट्रेवलर भारत आए थे, उनकी किताबों में भी CU की, उसमें भी तोड़मान और उनके बेटे मिहिर कुल का जिक्र है। तो ये कहानी वहां से शुरू होती है। उसके बाद जब ये मालवा की तरफ जाते हैं तोड़मान, और मालवा में जो है उस वक्त जो है एक तरफ तो जो पूर्वी मालवा था उस पे जो भी गुप्त वंश का ही शासन था। तो गुप्त वंश का वहां एक सामंत था जिसका शासन था, जिसका नाम गोपराज था।
तो गोपराज को मार करके ये जो है तोड़मन वहां पे अपना राज कर लेता है और गुप्त वंश को वहां से हटा देता है। यानी ये जो है पूर्वी मालवा की बात हो रही है। तो ये गोपराज वही है जिसका एरन अभिलेख में जिक्र आता है, जिसने वहां पे लिखवाया था। क्योंकि जो पहला सती का लिखित एविडेंस मिलता है सती होने का भारत में, वो एरन अभिलेख में ही मिलता है कि जब गोपराज की हत्या कर दी जाती है तो उनकी जो पत्नी है वो उनके साथ सती हो जाती है। ये ऐसा एरन के अभिलेख में लिखा हुआ है। ऐसे सती तो जनपद महाजनपद से शुरुआत हुई थी, पर लिखित प्रमाण नहीं था। पर इसमें जो है लिखित प्रमाण मिला है कि उसकी पत्नी ने अपने को सती किया था। उसके बाद वो फिर वापस आता है, उत्तर भारत पे ट्राई करता है, तो स्कंदगुप्त जो है फिर वापस उसे वहां से भगा देते हैं। तो इस ढंग से जो है वो धीरे धीरे जो है, जैसे कि जब गुप्त वंश कमजोर होने लगता है, गुप्त वंश धीरे धीरे कमजोर होने लगता है और फिर वहां फिर बार बार लड़ाई होती है। तो जब भानुगुप्त का सामंत था वहां पे गोपराज, जैसे मैंने बताया आपको, जब भानुगुप्त का राज था, फिर जब स्कंदगुप्त की मृत्यु हो जाती है तो धीरे धीरे गुप्त वंश जो है कमजोर होने लगता है। तोड़मान जो है बहुत कोशिश करता है, पंजाब, राजपूताना, मालवा, मध्य प्रदेश, कश्मीर, इतनी जगहों पे पूरे भारत पे वो कब्जा कर लेता है, पर वो उत्तर भारत में नहीं कर पाता है। स्कंदगुप्त उसे मार मार के भगाता है, फिर वो पंजाब चला जाता है और वहां पे वो बहुत ही भारी बीमारी से मर जाता है। उसके बाद उसके बेटे का उदय होता है, खूंखार मिहिरकुल। मिहिरकुल को अपने आप बैठे बैठे इतनी बड़ी सत्ता मिल जाती है और इतना बड़ा वो राजा बन जाता है। तो सब चीजें तो ठीक थी, उसको भी उत्तर भारत में आना था। तो उत्तर भारत में मिहिरकुल को आना था और सारी लड़ाइयां लड़ रही थी। तो प्रकाश धर्मन जो है वहां एक जो पश्चिम मालवा जो है, यानी उत्तर पूर्वी मालवा तो उसने हथिया लिया था, बस पश्चिम मालवा भी था। तो पश्चिम मालवा पे जो है प्रकाश धर्मन का राज था। प्रकाश धर्मन जो है ये वहां का राजा था, जिसको बोलते हैं औलिकर डायनेस्टी का राजा था वो, औलिकर वहां पे, जहां पे आप कह सकते हैं कि जो रावण की वाइफ थी मंदोदरी, तो मंदोदरी का ही घर वो कहलाता है, मंदसौर कहलाता है। तो वहीं पे वो पश्चिम मालवा में था। तो इस ढंग से लड़ाई होती है और लड़ाई होने के बाद जो है वो बार बार हारता है। लेकिन फिर जब लड़ाई होती है, वापस लड़ाई होती है मिहिरकुल की, और उसके बाद फिर उसका बेटा जो है प्रकाश धर्मन के बाद जो है यशोधर्मन बढ़ता, विशुधर्मन। तो ये जो है फिर जो है मिहिरकुल जीत जाता है और पूरे उत्तर भारत में भी उसका कब्जा हो जाता है। यानी ये सब हर्षवर्धन की पहले की बात है, बहुत पहले की बात है। ये सब 450 एडी यानी 300-450 एडी की बात है। मिहिरकुल आ जाता है। तो मैं वही राजा की बात कर रही थी जो हाथी को फिकवाता था और फिकवाने के बाद उसके कराहट की आवाज को सुनकर वो मदहोश हो जाता था कि उसको बहुत अच्छी लगती थी। और इस दिन 100 हाथियों को मरवाया था। उसके पास उस समय 700 से ज्यादा हाथी थी। तो इस ढंग से वो जो है इतने सारे लोगों को वहां मरवाता है और हर तरफ जो है इसका राज हो जाता है। यानी ये जो हून है, ये मिहिरकुल इतना बड़ा बादशाह था। और मिहिरकुल जो है अपने को एक इंस्क्रिप्शन मिलता है, ग्वालियर का इंस्क्रिप्शन, उसमें उसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की है। महाराजा धीराज वही बादशाह बनता है जिसको कोई नहीं हराता है और जो इंडिपेंडेंस राजा होता है। इसका मतलब मिहिरकुल ने अपने आप को बहुत बड़ा बना लिया था और उसने जो है अपने को धरती का स्वामी कहा कि धरती का स्वामी कौन है, मिहिरकुल है। तो यह है अपने आप को बहुत बड़ा बादशाह के रूप में अपने को साबित करता है। तो एक तरीके से जब तोड़मान की मृत्यु हो जाती है, वो पूरी तरीके से बहुत सारी बीमारियों में घिरकर वो मरा। तो उसी के बाद जो है फिर उसका बेटा, उसको बैठे बैठे इतनी बड़ी सत्ता मिली, जिसको पंजाब, इन लोगों का कैपिटल जो है 2 कैपिटल था। एक तो इनका सियालकोट था जो आज के डेट में पाकिस्तान में है, और दूसरा जो कैपिटल था इनका वो बामियान था जो अफगानिस्तान में है। तो इस ढंग से पूरा अफगानिस्तान, पाकिस्तान, सिंध, पंजाब, राजपूताना, मालवा, मध्य प्रदेश, पूरा कश्मीर, ये सब इनके हाथों में आ चुका था। और इन लोगों ने पहले जो है, ये लोग जो है भूत परस्त थे। आप इनको कह नहीं सकते कि मुस्लिम थे कि हिंदू थे, लेकिन जब ये भारत में आए तो ये लोग भारत के ही होके रह गए। कहने का मतलब है फिर इसने जो तोड़मान ने सबसे पहले शिव धर्म यानी वैष्णव धर्म जिसको कहा जाता है, उसने वो शिव का उपासक बन गया और शिव धर्म को मारने लगा। ये लोग सब फिर पहले ये लोग हिंदू नहीं थे,
शिव धर्म को मानने वाले नहीं थे। इनके जो पूर्वज थे वो सब मंगोल थे। मंगोल यानी इन्हीं में से निकला है चंगेज खां मंगोल। मैंने पहले भी बताया है कि चंगेज खां भी मुस्लिम नहीं था, मंगोल था। टेंगारिज्म रिलीजन को मानने वाले थे। कहने का मतलब है कि ये लोग जो है प्रकृति को, जैसे नीले आकाश की पूजा, पेड़ पौधे की पूजा, समुद्रों की पूजा, ये सब किया करते थे। भूत परस्त थे, यानी ये लोग आइडल वर्शिप करते थे, पर हिंदू नहीं थे। पर भारत में आने के बाद इन लोगों ने जो है आइडल वर्शिप यानी इन्होंने शिव धर्म को अपनाया। और शिव धर्म को अपनाने के बाद इन लोगों ने जो है जितने भी, क्योंकि उस वक्त जो है भारत में बौद्ध धर्म का बोलबाला था, सब तरफ बौद्धिस्ट थे, तो ये जिसको कहा जाता है कि ये कट्टर विरोधी थे बौद्ध धर्म के। इन लोगों ने बौद्ध धर्म का बहुत विनाश किया। कितने ज्यादा स्तूप तोड़वाए, लोगों को मरवाया। अशोका ने 84,000 स्तूप बनवाया था, बौद्ध विहार। सोचो, इन सब को उसने तोड़ा, सब जगह शिव मंदिर बनवाए। और जितने भी स्तूप थे इसने तोड़ मारने। उसके बाद में मिहिर कुल ने सब तरफ शिव मंदिर बनवाया और हिंदू धर्म को फैलाया और उसको एक्सेप्ट किया और बौद्ध धर्म को बुरी तरीके से नष्ट किया। आप नालंदा यूनिवर्सिटी ले सकते हैं, सबको पता है कि बख्तियार खिलजी ने उसे जलाया था, पर उससे बहुत पहले की बात है, क्योंकि बख्तियार खिलजी थी 1200-1300 की बात है। बख्तियार खिलजी तो बाद की बात है। उसके पहले नालंदा यूनिवर्सिटी को कई बार ध्वस्त किया गया था, तोड़ा गया था। तो उसमें मिहिर कुल का भी हाथ है कि कहा जाता है, हिस्टोरियन ने लिखा है कि मिहिर कुल ने भी कई बार जो है नालंदा यूनिवर्सिटी को तोड़ा था, क्योंकि वो बौद्ध विहार था, वहां बौद्धिस्ट चीजें बहुत ज्यादा थी। यानी बौद्धों को सबसे ज्यादा अगर किसी ने मारा है तो मिहिर कुल ने मारा है और सब लोगों को मरवाया। और यहाँ पर चारों तरफ जो है एक आतंक फैला दिया उसने, क्योंकि इसके पहले जो है भारत में नैतिक मूल्य की वैल्यू थी। लोग जो है एक दूसरे से मिलजुल कर रहते थे, अलग अलग धर्म को मानने वाले थे। जैसे उस जमाने में तो बहुत सारे धर्म थे जैसे बौद्धिस्ट, जैनी, चारवाक, आजीविका। तो कभी कोई किसी पे आक्रमण नहीं करता था, उसे मारता नहीं था, उसे बर्बाद नहीं करता था, सब अपने अपने ओपिनियन कहते थे। लेकिन मिहिर कुल ने यानी हुनों ने आकर के इन चीजों पे पाबंदी लगा दी और कहा कि नहीं, तुम लोग ये नहीं मान सकते हो, और लोगों को जड़ से मार के उखाड़ कर फेंकना शुरू कर दिया। तो इस ढंग से जो है भारत में जो है आधे रशिया चले गए और आधे जो है पर्शिया आ गए, और पर्शिया के बाद ये लोग भारत में आए और भारत में इतने सारे लोग आए और भारत के ही सब होकर रह गए। क्योंकि भारत में जो लोग, असली भारत में जो लोग रहा करते थे, वो लोग जो है बहुत ही शांत स्वभाव के थे, साधु हुआ करते थे, संत होते थे। ये लोग झगड़ा नहीं करते थे और गंदी बातें नहीं बोलते थे, सबके अपने ओपिनियन हुआ करते थे। तो इस ढंग से जो है लोग आते थे, बहुत सारे लोग आए अपने अपने धर्मों को। जैसे इंडो ग्रीक जब आए, बैक्टीरियन, वो सब तो बौद्धिस्ट थे, उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया और यहीं के होकर के रह गए। तो बहुत से ऐसे शक आए, कुषाण आए, हून आए, तो ये लोगों ने हिंदू धर्म को अपनाया। और ऐसी बहुत सारी जगह, ऐसे पूरा राजस्थान। बाद में बहुत सारे लोग जो हैं, जब राजपूतों का उदय हुआ, जब हर तरफ राजपूत वंश का उदय हुआ, तब हूनों का खात्मा हुआ, क्योंकि इनको भी दबाने वाला कोई दूसरा आ गया और उन लोगों ने आकर के, राजपूतों ने हूनों का भी खात्मा किया। फिर ये हून वापस कहाँ गए? फिर ये वापस चले गए, छुटपुट आते थे और हमेशा आक्रमण करते थे, जैसे पिंडारियों की तरह आते थे, हमला करते थे, फिर भाग जाते थे। तो इस ढंग से 450 के बाद, मिहिर कुल के बाद, इनके बाद कोई भी ऐसा 2 बड़ा बादशाह गुजरा है हुनों का, एक तोड़मान और मिहिर कुल उसका बेटा। उसके बाद कौन कौन गुजरा है इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई ऐसा इतिहास नहीं है कि इसके बाद यहाँ पे कौन कौन आया। तो उसके बाद जो है दूसरे राजवंश आए, दूसरों का उदय हुआ और लोग आए भारत में, दूसरे डायनेस्टी की उत्पत्ति हुई। उसके बाद भी ये हून वापस आते रहे। जैसे मैंने बताया कि अलाउद्दीन खिलजी के जमाने में हूनों को अलाउद्दीन खिलजी ने दौड़ा के मारा और हूनों को कभी वापस नहीं आने दिया। तो अलाउद्दीन खिलजी का भी हाथ था दिल्ली सल्तनत में, तो हून वापस नहीं आए थे। तो इस ढंग से मैं कह सकती हूँ कि जो भारत में आया वो भारत का ही होकर के रह गया, क्योंकि भारत की खूबसूरती और भारत की मिट्टी ही ऐसी है कि यहाँ पे आकर के लोग यहीं के हो जाते हैं। और यहाँ का जो रहने का जो तरीका है, यहाँ पे एक तो लोगों को 4 मौसम मिलता है। पूरी दुनिया में ऐसा नहीं है कि सर्दी, गर्मी, बारिश, बहार, खजा। यहाँ अच्छे मौसम मिलते हैं, यहाँ अच्छी खेती होती है, यहाँ पे चारों तरफ नदियां हैं और चारों तरफ पहाड़ हैं। यहाँ पे हर चीजों की फैसिलिटीज है और यहाँ तो सोना चांदी हीरा था ही। तो हर लोगों ने भारत आए और भारत में
इनको अपनाया और भारत ने उन्हें एक्सेप्ट किया, उन लोगों ने भारत के हुए, सिर्फ अंग्रेजों को छोड़कर। सिर्फ अंग्रेज है जो ऐसे थे जो भारत के नहीं हुए, वो सिर्फ लूटने आए थे और लूट के चले गए। बाकी जो भी भारत में आए वो सब भारत के ही होकर के रह गए। धन्यवाद।